हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी? बढ़िया हैं? चलिए स्टार्ट किया जाए। करते हैं स्टार्ट लेक्चर नंबर 2, स्केलर एंड वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या बात किए थे हम लोग? स्केलर क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या होती है उसमें बात किए थे, वेक्टर क्या होती है उसमें बात हुआ था आपको। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटी, आपको कुछ एग्जांपल दिए गए थे कि वेक्टर और स्केलर क्या क्या होती है। स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं, है ना। और वेक्टर ऐसी होती हैं जो मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं। मतलब उसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है ना। ये सब बात कल किए थे। देन आपको मैं बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया था। आज बात करेंगे काइंड्स ऑफ वेक्टर या फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाते हैं, बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए पहला जो होगा हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा पहला इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ठीक है। वेक्टर आप जान गए थे, वेक्टर क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? कल याद कीजिए, मैं बता रहा था कुछ कहानी आपको कि फोर्स एफ हो रहा था कितना, 10 न्यूटन राइट। एक और फोर्स था एफ 5 न्यूटन, चलिए राइट ही ले लेते हैं। इस तरीके से हम लोग वेक्टर, मतलब कि इसमें दोनों में आप क्या समझ पा रहे हैं। एक तो मैंने एफ के ऊपर ऐसा लगा दिया एरो मार्क, तो ये बता रहा है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। आप ये चीज़ जान चुके हैं। और साथ में आप इसको जब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड तो लिखा हूँ 10 न्यूटन, साथ में राइट में बोल रहा हूँ, राइट किसी भी जगह पे राइट। ठीक है, तो डायरेक्शन दिखा रहा हूँ तो हम लोग समझ गए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एरो मार्क लग गया मतलब वेक्टर, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरत पड़ती है। तो इस केस को समझते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कह रहा है 10 न्यूटन राइट में लग रहा है, 5 न्यूटन भी राइट में लग रहा है। कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए? इक्वल वेक्टर के लिए। तो इसमें ये इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल कब बना देंगे? इसको मैं इक्वल बना दे रहा हूं। अगर फोर्स इक्वल टू, मान लीजिए इधर ऊपर में 10 न्यूटन राइट लग रहा है और अगेन फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन राइट में लगे, ठीक है, तब जाकर के इक्वल वेक्टर कहलाता है। मतलब कहने का यह है, इक्वल वेक्टर में क्या लिखेंगे? द वेक्टर which has equal, which are equal in magnitude and having same direction, is called equal vector। ठीक है, मतलब उन सभी वेक्टर को, सिर्फ फोर्स ही वेक्टर नहीं है, और भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये सब जितनी क्वांटिटी मैं बोल रहा हूँ ये सभी वेक्टर होती हैं। ठीक है, तो खैर उस पर हम लोग बाद में जाएंगे, बट इतना समझिए, अगर मैं बोल रहा हूँ इक्वल वेक्टर, ठीक है, तो इसमें आप समझ जाइएगा कि इक्वल वेक्टर किसका, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को देखते हैं। एक वेक्टर होगा तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, दो या दो से ज्यादा वेक्टर। तो मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास, कोई एक वेक्टर नाम देते हैं, ए बी वेक्टर है और एक सी डी वेक्टर है। ठीक है, एक सी डी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है ना, ये अपना क्या हो गया, ए बी वेक्टर, और ये हो गया सी डी वेक्टर। एंड टू एंड भी बात कर लिया जाता है। अगर कोई बीच में इसको ए बी वेक्टर को F1 भी बोल सकता है, F1 वेक्टर, इसको F2 वेक्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको ने बताया था कि वेक्टर को दो तरीके से डिपेंड करता है, इधर इस तरीके से लिख करके और नहीं तो एरो मार्क दिखा करके। ठीक है, तो इसमें ये जो लेंथ होता है वो उसका मैग्नीट्यूड उसको करता है और डायरेक्शन ये होता है। इतना मैंने ये दोनों वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैंने दो तरीके से बताया था आपको। ठीक है, तो इसमें
ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर या फिर F1 वेक्टर F2 वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब F1 का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के लिए क्या किया जाता है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो ये हो गया इक्वल हो गया किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1। ठीक है, ये F1 के ऊपर जब मैग्नीट्यूड लगा दिया तो ये शो कर रहा है कि ये जो वेक्टर है F1 वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है। और ऐसे अगर F2 वेक्टर के ऊपर ऐसे मॉड लगा देंगे आप तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इक्वल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F2। ठीक है, समझ में आ रहा है। और F2 वेक्टर ही हमारा AB वेक्टर है। तो हम ये तो देख पा रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। ठीक है ना, और इसका मैग्नीट्यूड भी हम मानना पड़ेगा कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होना पड़ेगा F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। इस केस में F1 वेक्टर हमारा क्या है, AB वेक्टर के बराबर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ये दोनों बात सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप F1 की जगह पे वेलोसिटी 1 भी बोल सकते थे, कोई भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते थे। मैंने F1 करके रिप्रेजेंट किया है। बट इतना हम लोग समझिए, हम लोग इक्वल वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इक्वल वेक्टर में डेफिनेशन में क्या पढ़े हैं, इक्वल कभी होगा द वेक्टर व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और क्या हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, है ना। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा हो, अगर मान लीजिए कोई चीज मैं ऐसे जा रहा हूं, इस तरीके से आगे बढ़ रहा हूं और एक और हमारे साथ बगल में इधर ही जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा। ठीक है, अब मैं ऐसे जाऊं और एक हमारे इधर जाए तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, बट हम ऐसे जा रहे हैं और हमारे साथ एक और आदमी साथ साथ ऐसे जा रहा है, तो दोनों तो सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो हम कह सकते हैं अगर डायरेक्शन सेम होता है तो एंगल कितना होता है, 0 होता है। और मैं ऐसे जा रहा हूँ और मेरे यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो पीछे जा रहा है मेरे से, तो हमारे बीच में एंगल कितना बन जाएगा, मैं ऐसे वो इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री का। तो ये सब आपको समझ आ रहा है ना। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इक्वल वेक्टर कब होती है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, जिसमें ये वेक्टर दोनों देख रहे हैं डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड वाई भी सेम दिख रहा है, तो हम लोग इसको कह देंगे दीज आर इक्वल वेक्टर। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा दो वेक्टर को ही देख करके हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे और एक तीसरा वेक्टर भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर का मॉड मॉड मॉड, F3 वेक्टर एक और वेक्टर दिख जाए उसका मॉड। अगर ये सभी इक्वल होंगे और सब सेम डायरेक्शन होंगे तो आप कह सकते हैं कि उन सभी वेक्टर क्या होंगे, वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। समझ में आया। चलिए, अब इसी के जस्ट अपोजिट अगर बात कर लें अनइक्वल वेक्टर के बारे में, तो क्या कहेंगे आप। अच्छा, एक चीज और, खैर उस पर तो आएंगे हम थोड़ी देर में। एक वेक्टर में आप जान गए, आप तो जानते भी है, ऑलमोस्ट आपको पता भी है कि किसी भी वेक्टर में दो चीज होती हैं। कोई भी वेक्टर में किसी भी वेक्टर में दो बातें होती हैं। क्या क्या, एक उसके पास होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा उसके पास होता है डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मैं फोर्स F का बात कर रहा हूं, चाहे F1 वेक्टर हो गया फोर्स, इसके पास एक तो मैग्नीट्यूड भी होगा, अभी बता दे रहे हैं, इसके बाद थोड़ा देर बाद ये और एक बार आएगा आपके पास, और एक डायरेक्शन भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा। अब यूनिट वेक्टर एक आएगा, आपको पढ़ेंगे जस्ट थोड़ी देर बाद, टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर आता है, उसमें आप समझ पाएंगे कि एक डायरेक्शन को शो करने के लिए किसी जो वेक्टर हम लिख रहे हैं, जैसे हम F1 वेक्टर लिखे हैं तो उसके ऊपर कैप ऐसे डालने से ये यूनिट डायरेक्शन देता है, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर है। अभी बता दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर आएगा, वो लिख देंगे, समझ जाइए अभी फिलहाल, ताकि हम एक अनइक्वल वेक्टर को समझा सकें, इसलिए हम समझा रहे हैं। ये जो F के ऊपर कैप गिर गया ना,
ये जो कैप डाल दिया मैं ऊपर, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। एंड यूनिट वेक्टर क्या कहता है, ये क्या देता है, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, वो डायरेक्शन देता है। और एक बात, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज जीरो बोल रहा हूं, 1। नाम ही है यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है, 1। तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मतलब इसमें किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिए यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज से आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड 1 मान रहा हूं मैं, तो इसके F1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि एनीथिंग इंटू 1, कुछ भी 5 इंटू 1 5 देता है, 10 इंटू 1 10 देता है, x इंटू 1 x देगा। इसलिए यूनिट वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और ये काम सिर्फ क्या करता है, तो डायरेक्शन दिखाता है। यूनिट वेक्टर का काम ही होता है सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। आएंगे उसके ऊपर, फिलहाल इतना समझ गया आप ना कि f कोई भी वेक्टर होता है, ठीक है। ऐसे ही आप एक वेक्टर a भी लिख दीजिए, तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कैसे, कैप से दिखाते हैं, ठीक है। ये कोई नया बात नहीं बताया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है किसी वेक्टर में, नया बात नहीं आपके लिए, आप जानते हैं, बट उसके तरीका होता है लिखने का, तो हम वही तरीका बता रहे थे। बट इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर इस पे आ जाएंगे वापस फादर में। इतना आप समझ गए हैं कि कोई भी वेक्टर होता है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जानते हैं आप। अगर मैं दो वेक्टर हमारे पास है, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर अनइक्वल कब होंगे उसका बात कर लेते हैं। साथ में यहां हेडिंग लगा लीजिए, अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। तो आइदर मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए, ठीक है, या फिर मैग्नीट्यूड ना चेंज करके डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर दीजिए, ठीक है, या फिर दोनों चेंज कर दीजिए। तीनों केस में आपका F1 F2 अनइक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड को भी सेम होना पड़ रहा था और डायरेक्शन को भी सेम होना पड़ रहा था। मतलब वेक्टर एक मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में था, तो हम लोग बोल रहे थे कि वो वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है ना। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, मतलब मैं ऐसा लिख दूं, F1 वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन राइट और F2 वेक्टर इक्वल टू लिख दूं 5 न्यूटन राइट। दोनों तो राइट में ही जा रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर, मतलब ये अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा, ये अनइक्वल वेक्टर के केस में आएगा। या फिर आप ऐसे लिखें, F1 वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन राइट एंड F2 वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन लेफ्ट। इस बार मैंने 10 न्यूटन लेफ्ट, इस बार मैं मैग्नीट्यूड तो सेम रखा बट डायरेक्शन को चेंज कर दिया, फिर भी वेक्टर क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। क्योंकि वेक्टर दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मैग्नीट्यूड सेम भी रख देते हैं और डायरेक्शन पलट देते हैं तो आपका अनइक्वल हो जाएगा वो वेक्टर। समझ में आ रहा है बात। और क्या हो जाए, और क्या हो जाए जी बताइए, दोनों ही चेंज हो जाए, 10 न्यूटन राइट और F2 वेक्टर 5 न्यूटन लेफ्ट, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम अलग अलग हो गया है और डायरेक्शन भी अलग है, ठीक है। तब तो ये भी हमारा अनइक्वल वेक्टर के केस में आएगा। यहां भी आप लिख सकते हैं F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर। तो कहानी क्लियर है। इक्वल वेक्टर के केस में क्या होता है, वो सभी जितने वेक्टर होंगे हमारे पास, ठीक है, उनका क्या होगा, खैर हम लोग दो ही वेक्टर के लेकर बात किया जाए। अगर दो वेक्टर हमारे पास दिया है, वेक्टर F1 वेक्टर F2, ठीक है, तो उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर सेम रहा, चाहे वो इधर रहे चाहे वो इधर रहे चाहे इधर रहे, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहा तब वो इक्वल वेक्टर के केस में आता है। और इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई एक बदल जाए या फिर दोनों बदल जाए, कोई एक बदल जाए
कोई इसमें एक बदला है, इसमें एक बदला है, या फिर दोनों बदल जाए, फिर भी आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अनइक्वल वेक्टर में क्या लिखेंगे, इसके डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा, द वेक्टर इज सेड टू बी unequal vector if any of the parameter that is magnitude or direction मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, तो उसको हम लोग किस में लेंगे, उसको लेंगे अनइक्वल वेक्टर में लेंगे। समझ रहे बात, क्लियर हो पा रहा है ना। अनइक्वल वेक्टर क्या होगा, वह वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर हम लोग क्या हो जाए, अ वेक्टर इज सेड टू बी अनइक्वल वेक्टर। एक वेक्टर अनइक्वल वेक्टर कब कहलाएगा, अगर एनी ऑफ द पैरामीटर आइदर वो मैग्नीट्यूड हो या फिर डायरेक्शन हो और दोनों चेंज हो जाए। ठीक है, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, तो हम लोग बोल सकते हैं वो किस में आ जाएगा, अनइक्वल वेक्टर केस में आ जाएगा। आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्री वेक्टर के बारे में, है ना। वो फ्री में उपलब्ध होता है, आपको उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। फ्री वेक्टर, थर्ड नंबर क्या है, फ्री वेक्टर। पहले समझा देते हैं फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कुछ लाइन है, चलिए लाइन ही ड्रॉ कर लीजिए, डॉटेड नहीं, ये कुछ लाइन है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस ही है, और किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट ओ है, यहां पे एक वेक्टर कुछ ऐसे रखा हुआ है, समझ रहे ना। मान लीजिए यहां पे एक बॉल है, छोटा सा बॉल, एकदम छोटा सा, या फिर मार्बल है, उस मार्बल पे एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हर जगह आप कंसीडर कर सकते हैं, है ना। आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हर जगह कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, उस मार्बल से एक ऐसे एक्स एक्सिस खींच दिया और बोल दिया चलो ठीक है, जो फोर्स F1 लग रहा है उस पर, F1 वेक्टर जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, कितने एंगल पे, तो मान लेते हैं थीटा एंगल पे लग रहा है। ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है वहां पे। अब फ्री वेक्टर क्या कहता है कि सपोज ऐसा जरूरत पड़ेगा कि इस वेक्टर को हमें यहां शिफ्ट करना है, इस ओ डैश पॉइंट पे शिफ्ट करना है। मतलब अभी मैं फ्री वेक्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक वेक्टर F1 है जो एक्स एक्सिस से ओ पॉइंट पे थीटा एंगल बना रहा है, और हमें किसी तरीके से हमको चाहिए कि नहीं, ये वेक्टर को हमें ओ डैश पॉइंट पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये वेक्टर फ्री होता है मूव करने के लिए। फिर इसका नाम इसलिए पड़ा फ्री वेक्टर क्योंकि ये फ्री होता है मूव करने के लिए। ठीक है, ये कहीं भी इस बोर्ड पे, इस प्लेन पे, ठीक है, कहीं भी मूव कर सकता है, समझ रहे हैं। तो हम बात अभी ये बोर्ड है तो ओ और ओ डैश इसी प्लेन में है। ठीक है, तो ये वेक्टर को मैं फ्री वेक्टर मान रहा हूं, F1 वेक्टर को फिलहाल, तो ये यहां से यहां फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन कंडीशन अप्लाई, आप फ्री वेक्टर F1 को भी फ्री वेक्टर मान लिए, ठीक है, इसको आप मूव करना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है कि आपका जो, अगर मैं इस मार्कर को, इस F1 वेक्टर को मान कर रख लेता हूं, अगर मुझे इस मार्कर को यहां पे शिफ्ट करना है ओ डैश पे, तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो एंगल थीटा यहां से बन रहा है ना, अगर आप थीटा मान लीजिए कुछ भी एक है और यहां से आप मूव करा रहे हैं इस वेक्टर को यहां से यहां, तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि एंगल जो थीटा है वो इस एक्स एक्सिस से चेंज नहीं हो। ठीक है, अगर वो चेंज हो जाता है तब फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा।
तो फ्री वेक्टर क्या मतलब क्या होता है, वह वेक्टर जो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके विदाउट चेंजिंग इट्स एंगल विद एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बन रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर जरूरत पड़ेगा फ्यूचर में मैं यहां भी मूव करा दूंगा, देखिएगा बिना एंगल चेंज किए, मैं इसको जरूरत पड़ेगा तो आगे भी मूव करा दूंगा बिना एंगल चेंज किए, मैं इसको जरूरत पड़ेगा तो पीछे भी मूव करा दूंगा बिना एंगल चेंज किए, मैं इसको जरूरत पड़ेगा तो लेफ्ट में मूव करा दूंगा बिना एंगल चेंज किए। बिना एंगल चेंज किए मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो भी थीटा होगा यहाँ पे वो हमेशा हर जगह थीटा ही होना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। जरूरत पड़ेगा तो आप आगे लेकर के यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट फिर भी इस जगह पे अगर लाइन खींचेंगे आप तो यहां भी जो एंगल बनेगा वो भी थीटा ही होगा। क्या बात समझ में आया, समझ पा रहे हैं ना? तो ये होता है फ्री वेक्टर, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख दिया जाए फ्री वेक्टर का। A vector can be represented by an infinite number of equal vectors by drawing parallel vectors of same magnitude full stop. These vectors are called free vectors, free vectors। इसमें और एक पॉइंट बना लेंगे, a vector will be assumed unchanged। एक वेक्टर को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं unchanged if it is transferred parallel to its direction anywhere in space protecting its magnitude and angle। क्या समझे आप लोग डेफिनेशन में? क्या जो मैंने बताया था वहीं लिखा हुआ है कि फ्री वेक्टर उसको बोलते हैं, और फ्री वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा बट वही चीज है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के लिखा है। फ्री वेक्टर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स। एक किसी फ्री वेक्टर को, ठीक है, ये एक फ्री वेक्टर मान लेते हैं, F1 वेक्टर एक फ्री वेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो बोल रहा है एक फ्री वेक्टर को आप इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर तरह ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स बाय ड्रॉइंग पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं आप जानते हैं? अच्छा, आपने पैरेलल वेक्टर नहीं जाना, पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं उसको पहले जाना जरूरी है, साथ में बता देते हैं। इसमें आप इसको फोर्स बना लेंगे, पहले पैरेलल वेक्टर लिख लेंगे, थर्ड इसमें बना लीजिए पैरेलल वेक्टर, पहले उसको बता दूं फिर आऊंगा इस पर वापस आऊंगा। पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं?
अगर डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि एकदम एक के ऊपर एक होगा तभी डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। ये अभी भी राइट में जा रहा है, एक वेक्टर F1 है और एक वेक्टर यहाँ पे ये वाला भी F2 वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा है, भले इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड कम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो तभी वेक्टर पैरेलल कराएगा, वो तो इक्वल कहलाता था इक्वल केस में। सिर्फ डायरेक्शन सेम हो ना तो हम लोग पैरेलल कर लेंगे, चाहे ऊपर ऐसे ऐसे हो, आइदर ऐसे ही हो, ये भी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा, या फिर ऐसे हो, ये भी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अलग बात है, मैग्नीट्यूड अलग है तो क्या दिक्कत हो गया, ठीक है। और कुछ केस मान लीजिए ऐसे हो, ऐसे आगे पीछे हो, ये दोनों पैरेलल कहलाएंगे, ठीक है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए बस, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे हो, एक के ऊपर एक हो, इसी के ऊपर हो, ये भी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। और क्या ड्रॉ कर दूं, और आपका केस क्या हो सकता है, आप समझ रहे हैं, पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन सेम हो, किसी तरीके से हो, ऐसे हो, आगे हो, ऐसे नीचे नीचे हो, आगे पीछे हो, ये सब वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं, अ वेक्टर इज सेड टू बी पैरेलल इफ इट्स डायरेक्शन इज सेम, अगर उसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो उसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। नहीं जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो अच्छी बात है, बट नहीं भी हो तो भी पैरेलल कहला जाएंगे अगर डायरेक्शन सेम होगी तो। अगर सब राइट में जाए तो सब राइट में जाएंगे, सभी वेक्टर पैरेलल कहलाएंगे, अगर सब लेफ्ट में जा रहे तो सभी लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, बात समझ रहे ना। तो उसको पैरेलल वेक्टर कहा जाता है, समझ में आया। चलिए, बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसी का ख्याल रखना है, मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं देना है पैरेलल के केस में। तो पैरेलल वेक्टर के लिखने क्या लिखेंगे, द वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ इट्स डायरेक्शन आर इक्वल और सेम, इक्वल नहीं बोल सकते, इफ डायरेक्शन आर सेम, ठीक है। अच्छा, इसी के ठीक उल्टा एक आता है, अब 4 नहीं, इसको 5 रखेंगे, अब 4 भी एक और आएगा बीच में आपके लिए, एकदम से उल्टा इसका 4 में आ जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल आप नाम से समझ पा रहे हैं, एंटी पैरेलल, एंटी मतलब उसके अपोनेंट पार्टी को एंटी बोलते हैं, तो एंटी मतलब उल्टा हो, एक वेक्टर ऐसे जा रहा हो तो दूसरा ऐसे जा रहा हो, ठीक उल्टा उसका, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक वेक्टर ऐसे जा रहा हो, ठीक उसके उल्टा जा रहा हो, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल कहलाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि एकदम इसी लाइन में हो, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा यहां से जा रहा है, ऐसे इधर यहां से ऐसे जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, एंटी पैरेलल, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, या एक उसके ऊपर से गया ऐसे, ठीक है, एक F1 वेक्टर या फिर F2 वेक्टर, F1 वेक्टर एक F2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम जरूरी नहीं है, ठीक है, बस आपका क्या हो, डायरेक्शन बस उल्टा हो जाए, एंटी पैरेलल कह लेंगे। तो द वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ इट डायरेक्शंस आर अपोजिट, ठीक है, तो उसको हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर कह लेते हैं। चलिए, आपको पैरेलल वेक्टर क्लियर हो गया, आपको एंटी पैरेलल वेक्टर भी क्लियर हो गया, आप जान गए, नया नया वेक्टर और सीख गए। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पे, पैरेलल एंटी पैरेलल आप लिख लेंगे, मैंने अभी लिखा ना, आपको डेफिनेशन भी मैंने वर्बली बोल दिया, मैंने वर्ड पे नहीं लिखा, बट मैंने बोला ना वर्बली, उससे वहां से लिख लेंगे, एग्जाम्पल भी वहां से लिख लेंगे देख करके, ठीक है। अब आते हैं इस पे, फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर में क्या लिखा है, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स बाय ड्रॉइंग पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, माने किसी एक वेक्टर को आप इनफिनाइट नंबर ऑफ वेक्टर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक दो चीज का ख्याल रखना है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड से का ख्याल रखना है, ठीक है, ये नहीं कि आप इसको शिफ्ट किए, आगे कहीं शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इतना बड़ा बना दिए लो, तो इस चीज ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो लेंथ होता है उसका मैग्नीट्यूड को शो करता है, आप इसको आप जानते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था, दो तरीके से वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, एक लेंथ देखते हुए और एक सिंपली F1 वेक्टर लिख देते हैं। तो ये जो वेक्टर मैंने लिखा है F1 वेक्टर, इसका लेंथ इतना है, तो आगे भी जब शिफ्ट किया जाएगा उतना ही लेंथ मेंटेन किया जाएगा, मतलब यही से होगा, यहाँ से ये इतना एक्स्ट्रा नहीं होगा,
और साथ साथ में अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है तो ये भी क्या होना चाहिए, थीटा बनाना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप पीछे भी आ सकते हैं, ठीक है, थीटा मेंटेन करते हुए। इस सभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इस सभी, ठीक है, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है। आप पीछे भी आ सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे सेम इसको बैक करके यहां ला सकते हैं और डायरेक्शन भी मेंटेन रखेंगे, ठीक है। ये भी आपका वेक्टर सेम है। तो आप क्या सीखे फ्री वेक्टर से कि एक पहले तो आप सीखे कि किसी वेक्टर को आप इन्फिनाइट वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आपको दो चीज का ख्याल रखना है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड का ख्याल रखना है और एक उसके एंगल का ख्याल रखना है, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है हमारा वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तो फिर ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ड्रॉ करने गए और आप ड्रॉ करते करते लो सर ये F1 वेक्टर, तो थीटा तो चेंज हो गया, थीटा डैश हो गया, तो डायरेक्शन तो बदल गया, डायरेक्शन ऐसे था ना इसका, अभी तो इधर होने लगा डायरेक्शन, तो बदल गया ना, तो वेक्टर तो फ्री वेक्टर तो फिर ये तो गलत हो गया ना हमारा। तो हमें क्या ध्यान देना है, एक तो एंगल का ध्यान देना है और एक तो मैग्नीट्यूड का ध्यान देना है। तो आप समझ गए। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। A vector will be assumed unchanged, एक वेक्टर अनचेंज एज्यूम किया जाएगा कब, इफ इट इज ट्रांसफर्ड पैरेलली, अगर इसको पैरेलली ट्रांसफर कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं, सब पैरेलल है ना, ये सब पैरेलल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सब पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ठीक है। अब ये मत बोल दीजिएगा सर आप तो पैरेलल वेक्टर बोल रहे थे कि अनइक्वल भी होने से चल जाएगा, वो अलग चीज था। मैं बोल रहा हूँ फ्री वेक्टर तो अलग आ गया, पैरेलल तो कहलाएगा, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो पैरेलल कहलाएगा, ठीक है। बट इस केस में फ्री वेक्टर में मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड भी वेरी नहीं करना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी वेरी नहीं करे, साथ में डायरेक्शन भी वेरी नहीं करे, तो सब पैरेलली शिफ्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ वेक्टर विल बी अज्यूम्ड अनचेंज्ड इफ इट इज ट्रांसफर्ड पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन एनीवेयर इन स्पेस प्रोटेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड एंगल, ठीक है। अपने स्पेस में कहीं भी ये शिफ्ट हो सकता है, इस प्लेन में ही नहीं, इस ये बाहर भी आकर के रह सकता है, बट फिलहाल आपके सिलेबस में बाहर तो नहीं आएगा, आपको प्लेन में ही खेलना होगा। जरूरत पड़ेगा तो इतना याद रखेंगे, आप इसको इस आउट ऑफ प्लेन भी ला सकते हैं, यहाँ पे भी और वेक्टर है और हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है तो आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ लीजिए, लेकिन ध्यान रखना मैग्नीट्यूड और उसके एंगल का, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। फिर एग्जाम्पल बना लेंगे इस तरीके से कुछ समझने के लिए। चलिए फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट, नल वेक्टर। चापाकल नल वाला, टैप वाला नल नहीं, नल मतलब एक और चीज होता है। इसका पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, 6 होगा ना, हाँ, नल वेक्टर। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखाएगा, इफ द इनिशियल एंड टर्मिनल, या फिर फाइनल लिख लीजिए, इफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर coincide, then it is said to be a null vector, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे जीरो लिख देते हैं और उसके ऊपर ऐसे वेक्टर डाल देते हैं, इसको बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है। समझ में आया। मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए। तो नल मतलब होता है जीरो, है ना, नल मतलब होता है जीरो। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा नल वेक्टर का, आपको बोल रहा है इनिशियल एंड फाइनल जो पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ और यहां एंड हुआ, एक वेक्टर कहलाता है,
बट एक वेक्टर यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं खत्म हो गया, तो उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ है ही नहीं। तो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी करेंगे मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। आपका इच्छा होगा तो आप ऐसे ही मानेंगे, आपका इच्छा होगा तो आप इधर मान लेंगे, आप इच्छा, इसका मैंने कोई डायरेक्शन नहीं होता, फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, मैंने आर्बिट्ररी होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं किसके लिए, नल वेक्टर के केस में। ठीक है, चलिए किसी पॉइंट का क्या डायरेक्शन हो सकता है, आप खुद सोचिए ना। एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, उसी पॉइंट पे खत्म हो गया, तो मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया, आप मान गए ना, ये तो मान गए। बट आप डायरेक्शन में बोलेंगे सर, आप बोल रहे हैं सभी डायरेक्शन कैसे, फिर इक्वल वो वेक्टर कैसे हो सकता है, सभी डायरेक्शन चेंज होगा। एक किसी पॉइंट का डायरेक्शन क्या हो सकता है बताइए। तो आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप समझते हैं, चलो हाँ सर इधर लाइन आप बता रहे हैं इस डायरेक्शन। अब एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, ये पॉइंट इधर भी तो जा सकता है, इधर भी, इसलिए आर्बिट्ररी बोल देते हैं। ठीक है, कोई वैसा बात नहीं, बट समझिए कि हाँ जीरो वेक्टर भी एक नाम का चीज़ होता है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, मतलब कहीं मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसा हो 5 वेक्टर माइनस f1 वेक्टर माइनस f2 वेक्टर कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो आप 0 नहीं लिखेंगे, आप 0 वेक्टर लिखेंगे। इसलिए इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है कि 0 एक नल वेक्टर होता है। ठीक है, दो वेक्टर का अगर सब्सट्रैक्शन 0 आ जाए तो आप उसको सिंपली 0 जैसे लिखते हैं वैसे नहीं लिखेंगे, उसके ऊपर ऐसे वेक्टर डालेंगे। आगे बढ़ा जाए, बात कर लेते हैं 7 नंबर, यूनिट वेक्टर। अभी थोड़ा देर कुछ देर पहले मैं लेक्चर में स्टार्टिंग में बता रहा था, वो आ गया हमारे पास। यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप डाल देंगे ना, ये क्या है कैप, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, मतलब एक वेक्टर है f1 वेक्टर, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है डायरेक्शन भी होता है। तो f1 वेक्टर का मॉड डाल दिए तो ये क्या देगा, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या हो जाएगा f के ऊपर ऐसे कैप पड़ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा डायरेक्शन। कैप मतलब डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के बारे में मैं बताऊं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्योंकि नाम ही यूनिट है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन तो खुद देता है, मतलब कि इसका काम ही है डायरेक्शन देने का। यूनिट वेक्टर को यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बता सकें। ठीक है, आगे आगे सब समझ में आएगा, बट इतना समझिए कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन को बताना, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताना। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बस कैप लगा देते हैं। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, अ वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 या फिर यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। समझ गए? जैसे यहां पे एक बात लिखा है, उसको एग्जैक्टली उसी को लिख देते हैं, इफ ए वेक्टर इज एनी वेक्टर, है ना, ये जो ए ऊपर में एरो लग गया, कोई एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर मान लेते हैं, तो एंड इसका ये मॉड क्या कहलाता है जी, इज इट्स, बोलिए मैग्नीट्यूड। बोल तो रहे हैं चिल्ला चिल्ला के तब से, ए वेक्टर किसी वेक्टर में ऐसे मॉड डाल देंगे तो मैग्नीट्यूड देने लगता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है पता है ना, फिर से बताऊं, ये वेक्टर है 5, वेक्टर है एफ वेक्टर है 5 न्यूटन राइट, तो जो 5 न्यूटन बोल जा रहा है वो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस पूछूं इस वेक्टर का मॉड बताओ,
कितना होगा? हाँ सर 5। ठीक है, डायरेक्शन बताओ। एक डायरेक्शन देता है एफ वेक्टर, एक सर दिया राइट में लग रहा है सर, समझ में आ रहा है? ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो एफ वेक्टर का मॉड कैप, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। कैप दिखा रहा है, डायरेक्शन राइट में लग रहा है बोल करके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इफ ए के ऊपर एरो मार्क इज एनी वेक्टर एंड ए के ऊपर एरो मार्क उसका मॉड इज इट्स मैग्नीट्यूड, देन यूनिट वेक्टर along a vector denoted as a के ऊपर कैप, ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन होगा ए वेक्टर? सर ए कैप इक्वल टू कितना लिखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आप थोड़ा सा अपना दिमाग पे जोड़ लिए, इसके टर्म में लिखना है, इसके और इसके टर्म में लिखना है। तो ए कैप इज इक्वल टू कितना लिखाएगा? दिस इंटू दिस, दिस बाय दिस, ना दिस बाय दिस, क्या होगा? आपको थोड़ा देर पहले बता रहा था ना, ए वेक्टर ए है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड को मॉड से डिपेंड करते हैं उसके वेक्टर के, और इसका ए के ऊपर कैप लगा देंगे तो डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ से आप खुद बताइए ना, ए कैप कितना निकलेगा? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, ये है उसका लिखने का तरीका। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और इफ ए ऊपर एरो मार्क इज एनी वेक्टर और ए दिस मॉड इज मैग्नीट्यूड, देन यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड और डिनोट करते हैं ए कैप से, एंड डिफाइन कैसे करेंगे? ए वेक्टर बाई ए। ये बस इतना याद रख लीजिए, ये याद रख लेंगे तो समझ में आएगा। किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को ऐसे करते हैं, डायरेक्शन कैसे? डायरेक्शन पता करना होता है, इसको दिस बाई दिस कर देंगे, खत्म कहानी। इतना क्या सोचना, समझ रहे हैं ना? और एक होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे बताइए? कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? कोलिनियर कभी सुने वर्ड? कोलिनियर वेक्टर उसको बोलते हैं जो सेम लाइन में एग्जिस्ट करे। मतलब एग्जांपल समझिए, एक वेक्टर F1 वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर उसी के ऊपर ऐसे है, एक F2 वेक्टर। ये वेक्टर क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक, एक लाइन पे एग्जिस्ट करे। और भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक वेक्टर F1 वेक्टर है और एक वेक्टर ऐसे उसके पीछे उसी लाइन पे, लेकिन ये दोनों F1 F2 कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गया दो बात। तीसरा, एक वेक्टर ऐसे है F1 वेक्टर और ठीक इसके अपोजिट में इस तरीके से है, ए भी वेक्टर कोलिनियर कहलाएंगे। सेम एक ही लाइन पे है, एंटी पैरेलल और पैरेलल अलग बात हो गया, बट एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर कहलाएंगे। ऐसे हो और एक उल्टा हो, ऐसे हो, F1 वेक्टर F2 वेक्टर, ये भी कोलिनियर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ध्यान रहे सेम प्लेन में हो, मतलब ये बोर्ड में है, सब बोर्ड में रहेगा। ऐसा नहीं कि बाहर कहीं आ जाएगा, ये वेक्टर कहीं बाहर आ जाएगा, अंदर चल जाएगा। प्लेन का मतलब समझते हैं ना, आपको प्लेन बताया था मैंने, ये बोर्ड एक प्लेन हो गया। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, सपोज ये एक्स है, वाई है, तीन प्लेन होता है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, आपको पता है ये बात। डेफिनेशन में क्या लिख देंगे कोलिनियर में? टू और मोर वेक्टर्स आर said to be collinear
vectors, collinear vectors, if they are parallel to the same line, whatever their magnitude may be, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, वॉट एवर देयर मैग्नीट्यूड में बी, ठीक है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है, पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकता है, एंटी पैरेलल टू द सेम लाइन, वॉट एवर देयर मैग्नीट्यूड में बी, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये कहलाएंगे क्या, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, बस सेम लाइन में होना चाहिए, पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब कोलिनियर कहलाएंगे। एक के ऊपर एक भी हो सकता है, दूर दूर में भी हो सकता है, ठीक है। एक होता है कोप्लैनर वेक्टर, कोप्लैनर वेक्टर, ठीक है। कोप्लैनर वेक्टर क्या हो जाएगा, कोप्लैनर वेक्टर में क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में दे देता हूं, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं कोप्लैनर को। मान लीजिए ऐसा तीन वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का है, तीनों मार्कर सेम है, सपोज अलग भी होने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे पास तीन। अगर कुछ इस तरीके से रखा गया है, ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, इधर है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। अगर कहीं भी मैं इसको किसी प्लेन में रखूं, जैसे मान लेते हैं ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, इस प्लेन में यहां रखूं, ठीक है, फिर भी ये इस प्लेन में रह सकता है, प्लेन में ही है, प्लेन में ही है। तीनों अगर तीनों या फिर दो या तीन, फिलहाल तीन ले रहा हूं ना, उससे ज्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन जब भी आप इसको प्लेन में रखेंगे तो सभी एक प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो आप और कहीं भी रख सकते हैं, और कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप ऐसे कुछ एक प्लेन है, वहां पे मैं रख रहा हूं, तो सभी वेक्टर उस प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो एक वेक्टर कोप्लैनर कब कहलाता है, जब सभी वेक्टर क्या हो, एक ही प्लेन में लाई करे तो वेक्टर कोप्लैनर कहलाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो कि इस तरीके से हो, ये देखिए ये दो वेक्टर तो प्लेन में है, लेकिन ये क्या है, प्लेन से बाहर निकल गया है, ऐसे भी होगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये दो वेक्टर तो प्लेन में है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, ऐसे बाहर आ जा रहा है, आउट ऑफ प्लेन हो जा रहा है, तो वो कोप्लैनर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो कोप्लैनर किसको बोलेंगे, जब सभी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करें, ठीक है, सभी एक ही प्लेन में लाई करें, चाहे वो ऐसे, चाहे वो ऐसे, चाहे वो नीचे, चाहे वो ऐसे ऊपर, तो आप उसको बोल सकते हैं कोप्लैनर वेक्टर है। क्लियर हो गया, चलिए, तो कोप्लैनर वेक्टर में क्या लिखेंगे, टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स आर said to be coplanar if they lie in the same plane। अगर सेम प्लेन में लाई करे तो कोप्लैनर बोलेंगे। एग्जांपल में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये देखिए सब सेम प्लेन में, और ये ले लीजिए, और ये ले लीजिए, वेक्टर डी। और कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए मिनिमम कितना वेक्टर आप हमेशा एक प्लेन में लाई करेगा। मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम आप कितना नंबर ऑफ वेक्टर आप यूज करेंगे कि वो हमेशा जैसे भी रखिए, आप जैसे भी रखिए, हमेशा एक ही प्लेन में ही लाई करेगा, तो उसका आंसर होता है 2। आप इसको दो वेक्टर को ऐसे रखिए, ए इस प्लेन लाई कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं चेंज कर रहा हूं, ऐसे रखेंगे हम, ऐसे नहीं रखेंगे,
फिर भी ये प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी रखेंगे तो आप इस प्लेन में लाई करेगा, ऐसे भी रखेंगे तो एक प्लेन लाई करेगा। तो मिनिमम 2 वेक्टर हमेशा कैसे भी रखिए, वो हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे, मतलब कि वो कोप्लानरी होंगे। 2 वेक्टर हमेशा जैसे भी रखिए वो कोप्लानरी वेक्टर ही कहलाते हैं, ठीक है। ये भी एक बात होगी आपके लिए नई बात। एक होता है को इनिशियल वेक्टर, एक होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर नाम से पता चल रहा है को इनिशियल वेक्टर क्या होगा, ऐसी वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। क्या लिखेंगे, वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, सभी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है। तो सभी वेक्टर ए, बी, सी एंड डी आर सेट टू बी को इनिशियल वेक्टर। ये सभी को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट है, बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होंगे ना, जैसे आप एक वेक्टर ऐसा ए ड्रॉ किए हैं और कोई एक बोले ए डैश, अगर मैं पलट दूं इस तरीके से तो ए डैश हो जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर ए डैश है सपोज, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर, जस्ट अपोजिट। तो क्या लिखेंगे इसके केस में, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, द सेम मैग्नीट्यूड सेम होता है इसमें, द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे लिखेंगे, एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर ए डैश है इस डायरेक्शन। अच्छा आप ऐसा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, एक वेक्टर ए डैश है, ए डैश वेक्टर मैं लिख रहा हूं तो इधर जा तो आप एरो मार्क ऐसे लिखें, नहीं, हमेशा एरो मार्क जो ऊपर डाला जाता है ना किसी वेक्टर, ऐसे ही डालेंगे आप राइट की ओर, ठीक है। बट ये आप दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन इधर है, ये दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन इधर है, तो ये डैश कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, बट ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन पलट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा, ये नेगेटिव वेक्टर है, इसका नेगेटिव है, ठीक है। बस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करने से यहाँ एक माइनस साइन लग जाता है, ठीक है। इसको फिर पलटेंगे तो ये फिर प्लस करना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है। ये है टोटल कहानी टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। पसंद ना आए चाहे ना आए, समझ चलता है, समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। समझ में आया ना, चलिए फिर आज यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट फिर मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 3 में। चलिए ठीक है, थैंक यू।